लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, assalamu alaikum. We Doctor, all know that in an AC circuit, not only resistor but also an inductor and a capacitor causes voltage to dissipate, causes the opposition to the flow of current. तो अभी वो ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो या तो किसी इंडक्टर या किसी कैपेसिटर की वजह से होती है, उसका नाम क्या होता है? reactants इस तरह का शाबाश, रिएक्टेंस. रिएक्टेंस जिसके आपने फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं, बड़े हैं में. सो किसी एसी सर्किट में वो कंबाइंड ओपोजिशन, क्योंकि जाहिर है अभी तो हमने वो वाले सर्किट्स पढ़े थे ना जिसमें सिंगल प्योर रेजिस्टिव सर्किट था जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस थी, या प्योर इंडक्टिव सर्किट था जिसमें सिर्फ इंडक्टर था, या प्योर कैपेसिटिव सर्किट था जिसमें सिर्फ कैपेसिटर था. अब रियल सर्किट्स में ये सिंगल इफेक्ट नहीं पाया जाता, बल्कि समटाइम्स इंडक्टर और रेजिस्टिव इफेक्ट या कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट का इफेक्ट या इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट भी पाया जाता है. तो इसीलिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इम्पीडेंस. जैसे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होता, वेक्टर, तो in a similar fashion we will see impedance. So what is impedance? The opposition to the flow of current due to resistances as well as the reactances of a circuit. और इसके यूनिट्स, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते थे बेटा? तो ओहम होते थे. इसके यूनिट्स भी ओहम है. लेकिन अब फर्क क्या हो गया? अब तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका पास कर रहा है ना, तो अब क्या V ओवर I ही लिखेंगे? ये तो ओहम्स लॉ था ना, जब कांस्टेंट करंट था, कांस्टेंट वोल्टेज थे, मैं इसकी एक कीमत लिख सकता हूँ भाई, ये 12 वोल्ट है, करंट जो है वो 0.1 मिली एम्पियर है. अब कौन सी वैल्यू लिखेंगे? एसी सर्किट की रेजिस्टेंस को मैंने Z से रिप्रेजेंट किया ना, जिसको मैंने इम्पीडेंस का नाम दे दिया. तो इम्पीडेंस का मतलब है टोटल जो रुकावट है एसी सर्किट में, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की मिला के. अब तो एसी करंट है और एसी वोल्टेज है, तो मुझे बताएं अब कौन से वोल्टेज और करंट की हम बात कर रहे हैं? change of voltage और change of current. Yes sir जी. शाबाश, ऐसा नवाज, बिल्कुल ठीक बताया आपने. अब हम बात करेंगे आरएमएस वोल्टेज की, वही बेसिक टर्म जो हमने इब्तिदा में पढ़ी थी, इक्विवेलेंट डीसी ऑफ एन एसी, या दूसरे अल्फाज में हमने क्या कहा था? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट. इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट को ये होती है आरएमएस वैल्यू. और ये पीक वोल्टेज का कितना हिस्सा होती है? क्योंकि हर लम्हे तो पे तो पीक नहीं ना होगी. आरएमएस वोल्टेज 0.707. शाबाश, 0.707 ऑफ पीक वोल्टेज. और ये कांस्टेंट वैल्यू आपके घरों में मीटर जो लगे हुए हैं वो भी आपको आरएमएस वोल्टेज बताते हैं. सो दिस इम्पीडेंस विल बी द रेशियो बिटवीन द आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट. सो बेटा ये इम्पीडेंस है, आरएमएस वोल्टेज ओवर आरएमएस करंट, जो कि मजीद वेक्टर की फॉर्म में हम अभी देखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको इम्पिडेंस अभी ड्राइव करके बताऊंगा तो आपको ये पता चलेगा. सो दिस सम्स अप दिस शॉर्ट टॉपिक के इम्पिडेंस क्या होती है किसी भी एसी सर्किट में. कंबाइंड रुकावट जो कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से होती है, इसको हम कहते हैं इम्पिडेंस. लेट अस नाउ कैरी ऑन. So student, let us now see a very important long question that we are going to deal with. यह जी RC सीरीज सर्किट. आरसी सीरीज सर्किट से मुराद है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर. और इसके साथ हमने कौन से वाला सोर्स अप्लाई किया हुआ है? हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स अप्लाई किया हुआ है. इस पूरे टॉपिक को समझने का अगेन मकसद यही है कि हम वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो बिहेवियर होगा उसको चेक करेंगे. याद रखें, हम ये बात जान चुके हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, जबकि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं और करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री. अब देखते हैं जब मिलाएंगे इन दोनों को, कंबाइन करेंगे तो क्या होता है. लेट अस सी. सो आपको पता है जी, अगर यहां पर से V वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं
तो ये एसी वोल्टेज का कुछ हिस्सा कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा और कुछ हिस्सा किसके हिस्से में आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो आपका जो वोल्टेज है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, वी आर प्लस वी सी। अच्छा, ये इक्वेशन अभी ठीक नहीं है क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। सो जब आप इसको ऊपर एरो लिख देंगे तो अब ये इक्वेशन मुनासिब है। वैसे इस इक्वेशन को लिखना जरा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें मिसकॉन्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि एंगल को बताए बगैर आप एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंगल पर भी डिपेंड कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने इसको इस शक्ल में लिखा हुआ है। बाकी बात रही कैपेसिटर के वोल्टेज की, तो बेटा वो वी सी है। वी किसके इक्वल होता है बच्चों, आई आर के। तो इसमें करंट चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा? सर, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में है सर। शाबाश, सीरीज में करंट सेम रहता है, वेरी गुड। वेयरएज वोल्टेज हैं ये तकसीम हो जाते हैं। सो इसीलिए मैंने देखें तो V इज इक्वल टू आई आर लिखा, रेजिस्टेंस के वोल्टेज तो वो आई आर है, वो भी उसका करंट भी आई है और कैपेसिटर के लिए करंट भी आई है। अच्छा, मजे की बात, कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो मैंने क्या लिखा है जी, क्या लिखा है रेजिस्टेंस के? शाबाश, रिएक्टेंस। तो वो रुकावट जो किसी कैपेसिटर की वजह से होती है उसको हम लिखेंगे बाय रिएक्टेंस। सो ये इसलिए यहाँ पे एक्स सी लिखा हुआ है। मोटिवेशन है करंट और वोल्टेज के दरमियान में रिलेशनशिप देखना। और मैंने इब्तिदा कहाँ से की? मैंने इब्तिदा की कि भाई आपका वोल्टेज जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कौन कौन से हिस्सों में? रेजिस्टर में और कैपेसिटर के अंदर। अब जैसे मैंने लास्ट पेज पे लिखा था ना, वो वेक्टर फॉर्म में था। जब आपने मैग्नीट्यूड देखनी हो ना, तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए अब जरा टेक्निकली देखिएगा, ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके अलोंग है? ये करंट के अलोंग है। और आपने अभी मुझे बताया कि कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों सीरीज में हैं, तो करंट तो दोनों के लिए सेम होगा। तो करंट वाला वेक्टर जो है ना, वो ये हॉरिजॉन्टल से मैंने एज अ रेफरेंस ड्रॉ कर दिया है। एज अ रेफरेंस मैंने करंट ड्रॉ कर दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन में। अच्छा, अगली बात बताएं, रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज इन फेज होता है या आउट ऑफ फेज होता है? इन फेज। शाबाश। तो ये जो मैंने वेक्टर अभी बनाया है ये करंट के पैरेलल है। ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका रेजिस्टर का है एंड इट इज इन फेज विद द करंट, इसीलिए पैरेलल बनाया हुआ है। अगले स्टेप में देखें और कौन सा कंपोनेंट यहां पर कनेक्टेड है, वो है कैपेसिटर। मुझे बताएं कैपेसिटर के अंदर कौन सी चीज लीड करती है? करंट लीड करता है। शाबाश। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो करंट तो है इधर। करंट को मैंने एज अ रेफरेंस लिया। क्यों रेफरेंस लिया? बिकॉज इट इज सेम इन सीरीज। वोल्टेज करंट के पैरेलल आ गया। कौन से वाला वोल्टेज पैरेलल आया जी? वी आर। अब जो वोल्टेज होंगे ना कैपेसिटर के अक्रॉस, वो 90 डिग्री पीछे आएंगे। इसीलिए आप देखें क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ये वाला वोल्टेज का वेक्टर जो कि कैपेसिटर का है वो 90 डिग्री पीछे आ रहा है। तो मैं जरा यहाँ पे बना देता हूँ। सो ये बेटा है वी आर विच इज पैरेलल टू करंट, एंड ये आ गया वी सी विच इज 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड करंट वी सी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से स्केच करें तो ये जो वी सी वाला वेक्टर है, ये वी सी वाला वेक्टर आपका अगर मैं वी आर के हेड से मिला दूं, यहां पे आ जाएगा वी सी। तो अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहूंगा तो इनका कंबाइंड इफेक्ट कौन सा आएगा? ये वाला वेक्टर, ये होगा आपका वी, और इनके दरमियान में एंगल कितना होगा? थीटा। तो बेटा ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है जिसमें हमने ये वाले वोल्टेज की बात की ना, ये वी आर एम एस वोल्टेज हैं, और ये किस किस के बराबर है? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक
अब देख रही हैं ये वाले वेक्टर से आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे लिखा, वी आर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है वी सी उसका स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, वी के, जो कि अभी हमें ना मालूम है। ओके जी, आगे चले जी। अब जी इसका स्क्वायर दोनों तरफ अप्लाई कर दें, जाहिर है ये एक कीमत आएगी ना बेटा, तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट की एक सिंगल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, दैट इज आरएमएस वोल्टेज। तो इसलिए मैंने आरएमएस वोल्टेज लिख दिया यहाँ पे। आगे चले बेटा, अब आपने यहाँ पे लिख दिया ये आई आर, रेजिस्टेंस के वोल्टेज कितने होते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और एक कैपेसिटर के वोल्टेज क्या होते हैं, करंट तो सेम है लेकिन कैपेसिटर की रुकावट को रिएक्टेंस का नाम देते हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पे आएगा XC। ये बात बेटा समझ आइए, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, क्लियर है, साथ साथ मुझे बता दीजिए। चलिए शाबाश, थैंक यू। अब देखिए जी आई का स्क्वायर है, आरएमएस मैंने डेलिबरेटली लिखा हुआ है क्योंकि आप मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, बस अब आपने ये याद रखना है। सो दोनों का स्क्वायर ओपन कर लें, दोनों का स्क्वायर अपना अपना आ जाएगा। बेटा कॉमन क्या चीज आ जाएगी, करंट। शाबाश, करंट कॉमन आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सो करंट कॉमन आ गया जी, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई आर एम एस बाहर आ गया। अब बेटा मुझे बताएं कि ये एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा c, ये हमने पढ़ा था, विच इज फर्दर इक्वल टू 1/2πfc। ओमेगा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2πfc। सो बेटा मैंने XC की जगह पर क्या लिख दिया है, 1/ओमेगा c। ओके, अब ये करंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। सो ये करंट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। नाउ आरएमएस वोल्टेज ओवर आरएमएस करंट इज नोन एज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और इस सर्किट की इम्पिडेंस कैसे मालूम की जा सकती है, मैंने दोबारा से 1/ओमेगा c की जगह पर क्या लिख दिया है, ये फॉर्मूला XC। अब बेटा आप एक डायग्राम बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। सो हम एक RC सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। बड़ी सिंपल थी डेरिवेशन। वेक्टर्स के बारे में बात किया, आप देखें हम जो वेक्टर्स पढ़ के आए ना सेकंड चैप्टर में, कितना अहम है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन करने के लिए। इम्पीडेंस डायग्राम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पीडेंस डायग्राम, आपसे कोई ये इम्पीडेंस डायग्राम बनाए तो आपने क्या लिखना है, इम्पीडेंस कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस का, तो X, R और XC। अब इन दोनों को मिलाएंगे हेड टू टेल रूल से, तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर आता है, बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ नेक्स्ट वन। और इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, थीटा। सो ये Z जो है, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस। और अगर आप देखें इस फॉर्मूला को, तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप यूज करें तो हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेटा आपके पास आ जाती है इम्पीडेंस। सो हम एक RC। सो अब मेरे ख्याल से फिर दोस्त को समझ आ रही होगी बात कि हम एंगल कैसे मालूम करते हैं। तो बेटा फिर दोस्त जो एंगल है ना, वो इम्पीडेंस के जरिए चेक किया जाता है, सर्किट की रिएक्टेंस को। अब आप देखें, मैं कहूं इससे एंगल मालूम करो, इस ट्राइंगल से एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, शाबाश, टेन थीटा से, बाय डिवाइड परपेंडिकुलर ओवर बेस जी, बड़ा सिंपल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो अगर वोल्टेज की टर्म्स में भी आप देखें ना, तो वोल्टेज की टर्म्स में VR इधर था और VC मैंने नीचे क्यों लिखा, मुझे पता है भाई कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो लैग करते हैं करंट से 90 डिग्री, तो नीचे लिख दिया। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, V आएगा। मेरी मर्जी है, थीटा तो सेम है ना, मैं V परपेंडिकुलर ओवर बेस कर देता हूँ, VC ओवर VR, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब V किसके इक्वल होता है, IR के। कैपेसिटर के केस में IXC, I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा कैसे आएगा, थीटा विल बिकम इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC ओवर X, XC ओवर R। ले जी आ गया। XC क्या होता है, XC होता है 1/ओमेगा C।
तो इसको आप नीचे 1 कर लें, नीचे वाली फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दें, तो r इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सो लेट अस नाउ डिस्कस एन RL सीरीज सर्किट। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हों, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं RL सीरीज सर्किट। अगेन इस सर्किट में करंट क्या रहेगा? इस सर्किट में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। शाबाश। सो करंट विल रिमेन सेम। हम क्या करेंगे जी? वी विल टॉक अबाउट वोल्टेज। सो द वोल्टेज supplied by AC source will be divided into two components. The voltage across resistor will be VR and the voltage across inductor will be given as VL. और अगेन वेक्टर की फॉर्म में देखें तो V will be equal to, moving towards next page, उससे पहले देख लें, it should be VL. so let me correct, VL किसके बराबर होता है? VL बराबर होता है जी I इंटू इंडक्टर की रुकावट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? L से। शाबाश। सो ये किसके बराबर हो सकता है फर्दर? I। और XL किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते हैं। ओमेगा एल के, या हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ एल। ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ आ सकता है। सो बाय द वे, ये सिंपल सा सिनेरियो है। लेट अस गो टुवर्ड्स द डेरिवेशन पार्ट। So the voltage dissipated across the resistor is very simple, ओहम्स लॉ के मुताबिक IR। जबकि हमारा दूसरा कंपोनेंट है इंडक्टर, सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू I इंटू XL। तो वेरी सिंपल, टोटल वोल्टेज मालूम करने इस सर्किट के जो दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, VR प्लस VL। ऐसे नहीं लिखना, इट कैन बी रॉन्ग, ये ठीक है, वेक्टर। सो वी कैन रिप्रेजेंट द डायग्राम एज, अच्छा जी, सबसे पहले रेफरेंस में क्या चीज आ गया? करंट आ गया, बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट एंड इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन सेम। अब बात है वोल्टेज की। हाँ जी, वी आर वाला वेक्टर कहाँ आएगा? वी आर वाला वेक्टर कहाँ आएगा? सर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन फेज विद करंट, क्योंकि रेजिस्टर में वोल्टेज इन फेज होता है विद करंट। अच्छा जी, आगे चलें। VL कहाँ आएगा? VL वाला वेक्टर इंडक्टर में कौन सी चीज लीड करती है? वोल्टेज। शाबाश। VL 90 डिग्री लीड करेगा फ्रॉम करंट। अच्छा, इनका कंबाइंड इफेक्ट कैसे देखना है? ये टोटल मिला के रिजल्टेंट बने बाय हेड टू टेल रूल, इसलिए मैंने उस VL को यहां पर लिख दिया। इनको कंबाइन करेंगे, वी विल गेट द रिजल्टेंट। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल बी वोल्टेज, और इसके दरमियान में एंगल होगा थीटा। याद आई वो बात जब मैं बार बार कहता हूं कि प्योर इंडक्टिव में 90 डिग्री होता है या प्योर कैपेसिटिव में 90 डिग्री होता है? वो इसलिए क्योंकि जब साथ रेजिस्टर शामिल हो जाता है ना, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं रहता। आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल भी है, वो सवाल यही है कि एक RL सीरीज सर्किट में वोल्टेज करंट के साथ कितने डिग्री इन फेज या आउट ऑफ फेज होते हैं? सो दैट इज थीटा। By the way, let us come towards the point. So we know that current is same, और आपके इंडक्टर में, आपके इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है। We know that current I and voltage across the inductor, the voltage leads. So I need to make some correction. So इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, ओके जी, 90 डिग्री से। So using the Pythagoras theorem, very simply, ये डायग्राम है भाई आपके सामने, बड़ी आसान काम है। बेस का स्क्वायर, वोल्टेज निकालने हैं ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आरएमएस वोल्टेज कैसे आ जाएंगे जी?
RMS वोल्टेज आ जाएंगे भैया आपके पास VR² प्लस VL²। ओके, वी आर क्या है, IR, ओहम्स लॉ लिख दिया जी, IR करंट के साथ RMS वैल्यू लिख दी। इंडक्टर के वोल्टेज कितने हैं जी, I इंटू इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, XL। सो ये XL आ गया। ओके जी, दैट्स गुड। दोनों में से कॉमन क्या चीज आ जाएगी जी, I² विल बिकम कॉमन, I² कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, आ गया करंट बाहर आ गया। वी नो कि एक इंडक्टर की रिएक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ओमेगा एल, ये ओमेगा एल आ गया जी। और अगेन वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, RMS वोल्टेज ओवर RMS करंट ऑफ एन AC सर्किट क्या कहलाता है जी, चलिए वेरी गुड हो गया। अब इम्पिडेंस डायग्राम बना लेते हैं। हाँ जी, इम्पिडेंस डायग्राम ये फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस कहाँ होगी, याद रखें रेजिस्टेंस वाला वेक्टर ना वोल्टेज वाले के पैरेलल आता है। सो वी नो दैट V इज प्रोपोर्शन टू R एंड फॉर इंडक्टर VL विल बी प्रोपोर्शन टू XL। क्या है इसका मतलब, ये है कि जितना रुकावट ज्यादा होगी ना किसी कंपोनेंट की, उतने उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा आएंगे। जितना किसी इंडक्टर की या कैपेसिटर की रुकावट ज्यादा होती है ना, उतना ही उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा ड्रॉप होते हैं। सो XL कहाँ आएगा जी, इसको परपेंडिकुलर में लिख दें। क्यों XL परपेंडिकुलर में अपवर्ड क्यों लिखा, क्योंकि इसके वोल्टेज लीड कर रहे हैं, इसलिए मैंने XL यहाँ पे लिख दिया। वही वाली डायग्राम है प्रीवियस वाली, बस हमने वोल्टेज की जगह पर रुकावटों को लिख दिया है, रेजिस्टेंसेस को लिख दिया। कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं जी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के, उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। सो ये इम्पीडेंस आ गई। ले जी एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकाल सकते हैं जी, एंगल निकाला जा सकता है वेरी सिंपली बाय डिवाइडिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। शाबाश, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अगर वोल्टेज के एतबार से देखा जाए VL परपेंडिकुलर, और बेस क्या है VR। सो परपेंडिकुलर और बेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10 और IR कैंसिल हो जाएगा। करंट इंडक्टर के वोल्टेज होते हैं ना I इंटू XL, ले जी XL ओवर R। अच्छा XL क्या होता है, XL क्या होता है जी, ओमेगा एल। ओमेगा एल, शाबाश। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan inverse of omega L. So this sums up our today's topic. इस टॉपिक की खास बात, अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो लाजमी मेंशन करने चाहिए। पहले आप RC सीरीज सर्किट को या RL सर्किट को डिफाइन कर दें कि एक ऐसा सर्किट जिसमें ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में होते हैं उसको RC या RL सीरीज सर्किट कहते हैं। फिर आप वोल्टेज का वेक्टर बना के कॉन्सेप्ट वाइज देखें कि कौन लीड कर रहा है, कौन इन फेज है या कौन लैग कर रहा है। वोल्टेज के वेक्टर की मदद से आप ये डेरिवेशन करें, डेरिवेशन करके इम्पीडेंस मालूम करें, और सर्किट डायग्राम के बाद आखिर पे आपकी आएगी इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम में आप बताएंगे कि भाई इसका एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस, वोल्टेज अक्रॉस द रिएक्टेंस ओवर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा बेटा मेथड है। So there are various applications of inductor in real life. शाबाश, ये मेटल डिटेक्टर है। इसके अंदर भी क्या होता है, इंडक्टर कॉइल होती है और ये कैसे वर्किंग करती है, इंटरेस्टिंगली ये भी हमारे चैप्टर का हिस्सा है। ये वाली कॉइल कभी आपने देखी है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कभी चार्जर वगैरह तोड़ा हुआ आपने? जी सर, ये भी इंडक्टर है। ये देखा कभी सर जी? वो ये होता है यार, ये चौक के साथ होता है। तो यू विल फाइंड दिस थिंग, ये आपका चौक है। सो दिस इज चौक कॉइल। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी कॉइल होती है वाइंड, और हमें पता है जब भी वायर वाउंड हो तो ये सोलेनॉइड बन जाती है, एक इंडक्टिव इफेक्ट बन जाता है। So there are many applications of an inductor in real life. So this sums up our today's lesson, and the message of the day is that difficult times are meant to make you closer to Almighty, और ये आपको strengthen करने के लिए होते हैं। So अगर आपको लगे कि कहीं पर लाइफ में डिफिकल्टी आ रही है, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है,
या कोई फेज ऑफ लाइफ आपका डिफिकल्ट है, तो उसमें हिम्मत ना हारें, मेहनत करें, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें और वे आउट ढूंढें। सक्सेसफुल लोग यही काम करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखते बल्कि वो सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं एज सून एज दे कम across a problem. So thank you very much. आज का सेशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दिन चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा